हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। 5 मार्क्स आते हैं इससे। वास्तविक संख्या आपके एग्जाम में टोटल 5 नंबर में पूछा जाता है इससे। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स 5 अंक के 5 नंबर के आने वाले एग्जाम में आपके, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय, आज हम इन सब संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। थोड़ा वास्तविक संख्या की डिटेल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्या क्या चीज़ है। संख्या तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का डिटेल हमारे क्लास 10th में है। काल्पनिक संख्या का डिटेल आप थोड़ा अगली कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11th 12th में। तो अभी के लिए हम इसमें वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो संख्याएं 2 प्रकार की हैं। एक आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो जैसे हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 2 इधर है, बॉर्डर उस पार गया, -2। और जीरो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जोड़ घटाना में जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो उसके साथ रहती है वही वैल्यू आती है। गुणा भाग में इफेक्ट पड़ता है। तो x ऐसे ही गया, इधर स्क्वायर उधर गया अंडर रूट, -2 तो -2, x ऐसे। अब इसी माइनस को हटा करके बगल में i लगा दिया जाता है। i क्या चीज़ है? i कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। काल्पनिक, इमेजिनरी, इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी। पहला लेटर i होता है, इसलिए i से डिनोट किया जाता है। तो इसी संख्या को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। इसका जिक्र आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में है तो वह संख्या काल्पनिक है, और बाकी जितनी भी संख्याएं बच रही हैं वो सबके सब वास्तविक हैं। तो संख्या 2 प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ये भी संख्या का डिटेल कर रहे हैं। संख्या एक आई आपकी वास्तविक संख्या और दूसरा आई आपकी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या है। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। वास्तविक संख्या भी आपकी 2 पार्ट में है।
परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो टोटल जितनी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब परिमेय संख्या क्या चीज़ होती है, अपरिमेय संख्या क्या चीज़ होती है, इसको हम सीखेंगे। तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या में क्या क्या चीज़ शामिल होता है पहले इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या में आपका प्राकृत संख्या, चाहे प्राकृत बोले और चाहे प्राकृतिक बोले, बात एक है। प्राकृतिक ही लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसको n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर इसलिए n से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका पूर्ण संख्या होल नंबर होता है इसलिए w से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आपका पूर्णांक तो ऐसे इंटीजर मीन्स पूर्णांक होता है, बट ये पूर्णांक जो है जेहलिन शब्द से लिया गया है, जर्मन भाषा के जेहलिन शब्द से लिया गया है, इसलिए इसको z से डिनोट करते हैं। z i से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अभी हाई स्कूल लेवल तक z से ही डिनोट किया जाता है। आगे की कक्षाओं में आप i से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक भी दो प्रकार के, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो नंबर लाइन पर जितनी संख्याएं होती हैं सब के सब पूर्णांक होती हैं। नंबर लाइन क्या चीज़ है इस बात को हम समझ लेते हैं। यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डॉट इनफाइनाइट। इधर क्या भैया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 डॉट इनफाइनाइट। तो अब ये संख्याएं सब आई कहाँ से, प्राकृतिक संख्या कैसे आया, पूर्ण संख्या कैसे आया, पूर्णांक। अब इन्हीं संख्याओं में हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इनको सीखने के लिए थोड़ा हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि संख्या वास्तव में आई कैसे। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, थोड़ा हम पहले सीख लेते हैं संख्या आई कैसे। तो संख्या जो है ये है, बोल रहा है कि क्लास 9th में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। तो ये वास्तविक संख्याओं की खोज हुई कैसे, इस बात को जान लेते हैं। तो जब आदिमानव धरती पे आया, सबसे पहले उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, भोजन की। तो भोजन करने के लिए वह जानवरों का शिकार करता था, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे ये संख्याओं का है। संख्याओं की खोज बेस्ड ऑन
आदिमानव लाइफ, आदिमानव लाइफ। तो आदिमानव ने ही खोज किया संख्याओं की। इसकी बहुत लंबी थियरी है, बहुत बड़ी, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो कभी अगर लाइव आएंगे तो उसमें डिटेल करेंगे, बट थोड़ा एक तरीका समझ लेते हैं कि कैसे, थोड़ा शॉर्ट आउट में। तो आदिमानव ने संख्याओं को इस प्रकार रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, ऐसे सिंबल बनाता गया। 6 बनाया, 7 बनाया, 8 बनाया, 9 बनाया और फिर रुक गया। बोला अगर मैं ऐसी संख्याओं बनाता रहूँगा, प्रतीक बनाता रहूँगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी, तो या फिर हम भी भूल सकते हैं। तो इसको पीढ़ी हमारी याद करती रहे और हम भूल ना सकें, इसलिए उन्होंने संख्या को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। ये 1 रखा, 1 के साथ पहले 1 को रिपीट किया, फिर 1 के साथ 2 को रिपीट किया, फिर 1 के साथ 3 को रिपीट किया, 1 के साथ 4 को रिपीट किया, ऐसे 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 1 के साथ 9 रिपीट हो जाएगा। फिर 2 को उठाया, 1 के साथ रिपीट, फिर 2 को उठाया 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, ऐसे 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 2 को 9 के साथ। तो फिर अगला नंबर 3 को उठाया, पहले 1 के साथ रिपीट, 3 को उठाया 2 के साथ, 3 को उठाया 3 के साथ, फिर ऐसे 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 39। तो कुल मिला के फिर ये ऐसे 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 91 और फिर ये ऐसे 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 मतलब 91, फिर 9 को 2 के साथ, 9 को 3 के साथ, ऐसे ऐसे 99 तक हो गया। अब उनको थोड़ा संख्याओं का ज्ञान हो गया, फिर धीरे धीरे उनका जीवन यापन चलने लगा। फिर अब ध्यान दीजिए, तो उन्होंने बताया कि समाज में 2 टाइप के व्यक्ति हैं। कितने टाइप के व्यक्ति? 2 टाइप के व्यक्ति। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये संख्याएं जो आई थी, ये जब आदिमानव जब आया धरती पे, तो सबसे पहले उसको भोजन की जरूरत पड़ी, और भोजन करने के लिए वह उस जानवर शिकार करता था, लेकिन उसको समस्या होती शिकार करने में। तो धीरे धीरे वह पेड़ पौधों पे डिपेंड होने लगा। जब पेड़ पौधों पर डिपेंड होने लगे, तो पेड़ पौधे प्रकृति से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये प्रकृति से रिलेटेड थी। इसका जिक्र करेंगे कभी जब लाइव आएंगे फुल डिटेल। अभी के लिए बस ऐसे जान लीजिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब हम जानते हैं कि समाज में 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति। तो अमीर व्यक्ति जो है वो खिलाता है और गरीब व्यक्ति खाता है। खिलाने वाला अमीर और खाने वाला गरीब। तो इनकी भी दुनिया कुछ इस तरीके से बन गई। कैसे बन गई दुनिया इनकी? इनका जो समाज था 2 पार्ट में बट गया, एक अमीर समाज में, एक गरीब समाज में। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक फ़िलहाल यहीं। अच्छा, ये पेड़ पर चढ़ते थे और खुद फल तोड़ते थे और खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। इधर ये इनको खिलाए -1 को, इधर खिलाएं -2 को। ध्यान दीजिएगा, ये खिला रहे हैं मतलब अमीर हैं, मतलब धनी हैं, मतलब प्लस में धनी हैं, प्लस की दुनिया, अमीरों की दुनिया। और इधर खा रहे हैं, खाने वाला हमेशा गरीब होता है, ऋणी होता है, खिलाने वाला अर्थात देने वाला हमेशा अमीर होता है। तो इधर सब ये इनको इस तरफ, ये सब इधर दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और इधर वाले खा रहे हैं। तो खाने वाले से हमेशा क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। इधर -3 ऐसे आता रहेगा आता रहेगा। ये इधर -4, फिर -5, -6, -7,
-8, -9 अभी तक यहीं। फिर अब इन्होंने समाज को अर्थात संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हमारा समाज भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक अमीरों की दुनिया जिसे धनी कहते हैं, मतलब प्लस की दुनिया। एक गरीबों की दुनिया जो इधर खा रहे हैं, माइनस की दुनिया। अब हमने बना ली एक प्लस की दुनिया, एक माइनस की दुनिया। इधर अमीर हैं, इधर गरीब हैं। तो अब हमारा समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अमीर और गरीब। लेकिन इन सब बातों के एक आदमी मानो सुन रहा था, तो उसने बताया कि आप लोगों ने समाज को 2 भागों में बांट दिया। एक वे व्यक्ति जो अमीर हैं और एक वे व्यक्ति जो गरीब हैं। आपने केवल 2 लोगों को बताया कि जो अमीर हैं उनको बताया और जो गरीब हैं उनको बताया। लेकिन जब मैं समाज में गया तो मैंने देखा कि समाज में कुछ ऐसे भी टाइप के व्यक्ति हैं जो ना अमीर हैं और ना ही गरीब हैं, उनको तो आपने बताया नहीं। तो आदिमानवों ने कहा भैया आप ही बता दो। तो उन्होंने बताया कि समाज में एक और टाइप के व्यक्ति रहते हैं जो कि ना अमीर हैं, ना अमीर, ना गरीब। उन लोगों को तो आपने बताया ही नहीं। तो ये बोले आदिमानव कि आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि जो ना अमीर है और ना गरीब है, ना किसी का खाता है और ना किसी को खिलाता है, वो भरोसा रखता है ऊपर वाले पर। अगर ऊपर वाला देगा तो हमारा जीवन यापन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो भरोसा रखते हैं ऊपर वाले पर। ऊपर वाले पे मतलब आकाश की तरफ दिखाएं, और आकाश की पर्यायवाची होती है शून्य। तो यहाँ से शून्य की परिकल्पना आई। और शून्य ना तो अमीर है ना तो गरीब है। कहने का मतलब ये, शून्य ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शून्य प्लस है कि माइनस है, तो शून्य ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ना अमीर है ना गरीब है। क्यों? क्योंकि ना तो किसी का लेता है ना तो किसी को देता है, भरोसा अपने ऊपर रखता है। ठीक, अगर ईश्वर देगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इधर अमीरों की दुनिया है, ये खुद पेड़ पर चढ़ते थे, फल तोड़ते थे, खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। तो जो दूसरों को खिलाए वो अमीर, अर्थात प्लस की दुनिया, और जो खाए वो गरीब, अर्थात लेने वाला हमेशा गरीब और देने वाला हमेशा अमीर। तो इधर माइनस की दुनिया, इधर प्लस की दुनिया, इधर जीरो आ गया। तो अब यह जीरो जो है, जीरो, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि शून्य की खोज, शून्य की खोज, शून्य की खोज किसके नाम से जाना जाता है? अज्ञात भारतवासी, अज्ञात भारतवासी, अज्ञात भारतवासी। लेकिन शून्य आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। पाई की खोज इन्होंने ही की, दशमलव की खोज इन्होंने ही की। आर्यभट्ट ने बहुत कुछ दिया है हमको। पाई की खोज इन्हीं के नाम से जाना जाता है, दशमलव की खोज इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो अब ये बात हो रही है कि ये शून्य, अज्ञात भारतवासी और आर्यभट्ट दोनों को नाम से जाना जाता है। तो दरअसल बात ये है कि जब इन सब बातों को, जीरो की परिकल्पना को ये अज्ञात भारतवासी, उसका नाम डिटेल नहीं किया गया है, तो जो अज्ञात भारतवासी था वो सभी इन परिकल्पनाओं को बता रहा था, शून्य की परिकल्पना को। तो ये आर्यभट्ट इन सब बातों को सुन रहे थे और उसके बाद ये जा कर के पब्लिसाइज करवा दिए, पब्लिश्ड करवा दिए। तो जब ये पब्लिश्ड करवा दिए तो इन्हीं का नाम हो गया। ऐसी कोई चीज़ आप अगर खोज करो और उससे पहले हम जाके पब्लिसाइज करवा दें तो हमारा ही नाम होगा। तो ऐसे कुछ इनके भी साथ हुआ।
खोज तो परिकल्पना तो अज्ञात भारतवासी ने दिया, लेकिन इन सब बातों को आर्यभट्ट भैया सुन रहे थे तो इन बातों को ले जाकर पब्लिसाइज कर दिया, तो इनका नाम हो गया। तो जीरो की खोज आर्यभट्ट के नाम से भी जाना जाता है और अज्ञात भारतवासी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी एग्जाम में आएगा कि शून्य की खोज कौन किया, अगर ऑप्शन में अज्ञात भारतवासी रहेगा तो पहले प्राथमिकता इसी को दी जाती है, तो इसी को मारेंगे, और नहीं तो अगर बोलेगा दोनों तो दोनों को मारेंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा तो ये नहीं एक ही देगा, तो जैसा देगा हम मार लेंगे। अगर कहेगा कि अज्ञात भारतवासी आर्यभट्ट दोनों ने किया तो ठीक है, दोनों ने किया, लेकिन अगर सब ऑप्शन में से ये अज्ञात भारतवासी रहेगा तो प्राथमिकता इसी को देंगे। अब जब शून्य की खोज हो गई तो अब आर्यभट्ट भैया आदिमानव के पास आए, बोले कि हमने जीरो खोज किया है, हम आगे रहेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने शून्य लाया है, आप पीछे रहो क्योंकि आप पीछे आए हो। तो इन लोगों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो उसके बाद कंप्रोमाइज़ हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो संख्या खोज किए हो वो हमें दे दो और हमने जो खोज किया है मैं आपको दे दूँ। तो आर्यभट्ट ने जो संख्या खोज की थी जीरो, वो इन आदिमानवों को दे दिए। तो आदिमानवों ने अपनी संख्या पूरी कर ली। 9 10 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर 30 हो गया, इधर 40 हो गया और डॉट 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 ये 100, संख्या पूरी हो गई। फिर अब जो आदिमानव ने खोज किया था, क्या खोज किया था? 1 खोज किया था, 2 खोज किया था, 3 खोज किया था, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं को खोज किया था। तो आर्यभट्ट भैया जब इन संख्याओं को पाए तो इसके पहले शून्य लगा दिए। अब संख्या हो गई पूरी, पूर्ण संख्या हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आई? 1 से लेकर 9 तक आई, जो कि प्रकृति से रिलेटेड थी, इसलिए प्राकृतिक संख्या का नाम दिया गया। और कभी भी पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब फिर यही कॉन्सेप्ट नहीं रुका, आगे धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन आते हैं, तो उनके मास्टर साहब एक बार पढ़ा रहे होते हैं कि बोलते हैं यदि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दो तो भागफल सदैव 1 आता है। मतलब कि जैसे मैं मान लो 6 को उठाया, 6 को 6 से भाग दिया। क्या बताए थे उनके मास्टर साहब कि यदि किसी संख्या को उठाओ और उसी संख्या में किसी संख्या को उठाओ, उसी संख्या में 6 से भाग मारो तो भागफल सदैव 1 आता है। जैसे 6 को लिए ठीक, 7 को अगर ले लें, 7 को 7 से भाग मारे 7 एकन्नम 7। अब जैसे मान लो ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 को 3 से मारो भाग तो फिर भी 1 आएगा। लेकिन इस पे श्रीनिवास रामानुजन उठे और बोले सर अगर 0 को 0 से भाग किया जाए तो कितना आएगा? ये बोला 6 को काटो, ये जो डिवाइड है ये क्या है? डिवाइड, DIVID, डिवाइड मतलब बांट दो, 6 को बांटो 6 हिस्सों में। ठीक, ये मान लेते हैं ये जो ऊपर है वस्तु और नीचे भाग होता है, तो 6, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक, अब इस वस्तु को 6 भागों में बांट दो। तो कहने का मतलब ये कि ये जो डिवाइड है ये मैथ की चाकू है, तलवार है। 6 को काट दो 6 से, तो ऐसे बोल रहे हैं कि 0 को काटो 0 से। अब 0 की परिकल्पना क्या थी कि 0 मतलब क्या? शून्य, और शून्य किसकी पर्यायवाची है? आकाश की। तो इस बात को तो मास्टर साहब नहीं बता पाए, तो धीरे धीरे वे बड़े हुए। बाद में उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया, तो बोले भैया आप ही बता दो। तो श्रीनिवास रामानुजन ने बताया कि शून्य मतलब आकाश, और आकाश का कुछ अता पता नहीं है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है कोई और छोर नहीं है। और आकाश में घुसो तलवार लेके, आकाश को आकाश से ही काटो, आकाश में घुसो तलवार लेके आकाश से काटो। तो क्या यह संभव है?
अगर आकाश का कुछ और छोर नहीं, जैसे हम व्यवहार में देखें, व्यवहार मैथ को महसूस करना सीखिए, व्यवहार में लाइए, मैथ अपने आप आएगी। अगर वास्तव में आपको मैथ सीखना है तो आप चीज़ों को महसूस करना सीखें, रियलाइज करना सीखें, तभी वास्तव में मज़ा आएगा मैथ में। व्यवहार ही मैथ सिखाती है। तो अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ दूरी पे ऐसा लगता है कि आकाश गिर गया हो, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है नहीं अभी थोड़ा और आगे है, फिर वहाँ जाते हैं तो लगता है कि नहीं अभी और आगे जाके गिर गया हो। तो इसका कोई और छोर नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आकाश का कोई अता पता नहीं और तलवार लेके घुसो और काटो, तो यह संभव नहीं है। इसीलिए बोले कि किधर घुसो किधर निकलो कुछ अता पता नहीं, ऐसे लोट पोट का सिंबल उन्होंने दे दिया। इसी सिंबल को अनंत कहा जाता है, अनंत। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट आ गया और इसी कारण अब एक चीज़ हमारी और परिकल्पना निकल के आई है। क्या निकल के आई है कि इनफाइनाइट की खोज कौन किया? इनफाइनाइट की खोज कौन किया? इनफाइनाइट मतलब अनंत, इनफाइनाइट की खोज कौन किया? तो इनफाइनाइट की खोज श्रीनिवास रामानुजन ने किया। बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, रामानुजन ने किया, रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन। अब जब इनफाइनाइट आ गया, अब ये अनंत कई नामों से जाना जाता है, चाहे आप अनंत कहिए, चाहे आप परिभाषित कहिए, चाहे ज्ञात नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं हो सकता, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, नो चेंज। ये तीनों इसी सिंबल को बताते हैं, इनफाइनाइट को, इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। तो चाहे अनंत कहिए, चाहे अपरिभाषित कहिए, चाहे ज्ञात नहीं हो सकता, ये तीनों बातें एक हैं, अनंत, अपरिभाषित, ज्ञात नहीं हो सकता। तो अब धीरे धीरे संख्याएं, ये तो 9, फिर उसके बाद जब 0 आया था तो संख्या ये इधर अपना पूरा कर लिए थे 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे डॉट 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 जब इनफाइनाइट आ गया तो संख्याएं अनंत हो गई। इधर भी -10, -11, -12, -13, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब जाके संख्याएं अनंत हो गई, इधर माइनस की दुनिया, इधर प्लस की दुनिया। अब यही आप रटते हो ना कि सबसे पहली संख्या क्या आई, 1 से लेकर अनंत तक संख्या, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर संख्या 0 आई तो संख्या पूर्ण हो गई, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज़ है? तो ये जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कहने का मतलब ये कि 0 सहित समस्त धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, 0 सहित समस्त धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। या सीधे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आप कि संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या को Z से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया संख्याओं का डिटेल। अब इसी में हम पढ़ेंगे
सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। तो इसी संख्याओं में कुछ जो 2 से संख्याएं कट जाती हैं, अर्थात जिनका इकाई अंक 2 के पहाड़े में आ जाता है, उनका नाम हम सम दे देते हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं, अर्थात जिनका इकाई अंक 2 के पहाड़े में नहीं आता है, उसका हम विषम नाम देते हैं। और आप एक चीज़ और याद करते हो, भाज्य अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य याद करते हो कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसी में याद करते हो आप कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या आपने कभी केयर किया कि क्यों बोलता है 1 से बड़ी? तो अभी इसको हम आगे सीखेंगे। तो आपने समझ लिया है कि ये प्राकृतिक संख्या कैसे आया। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल, इसलिए एन से। पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले कहाँ संख्या आई थी? 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, डॉट 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 3, 4, चाहे जहाँ तक लिख सकते हैं ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे पूरा आप अनंत तक लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या अनंत हो गई थी श्रीनिवास रामानुजन ने जब इनफाइनाइट की खोज किया। फिर पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? तो पूर्णांक संख्याएं कुछ नहीं है, जो नंबर लाइन है इस पे जितनी संख्याएं हैं, 0 सहित समस्त धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो और अब इसी में हम सीखेंगे प्रमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर जैसे बोल दिया जाए कि प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन दीजिए, तो आप कुछ नहीं कहेंगे कि सर 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और यहीं एक थोड़ा इससे क्वेश्चन बनता है इन्हीं दोनों पर, ये जो आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, इन्हीं पे थोड़ा ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसको थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं, जिक्र कर देते हैं उसका। होता ये है कि बोलता है कि पहला, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सही और सत्य असत्य में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछ लेता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो थोड़ा केयर करेंगे आप। जब केयर करेंगे तो पाएंगे ये कि बोला है सभी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है यहाँ पे? सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 देखो, 1 पूर्ण संख्या में शामिल है, 2 भी इसमें शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। तो ये कहने का मतलब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या में शामिल हैं, इंक्लूड हैं। और जब इंक्लूड हैं तो ये देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। इसीलिए ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 जो भी आएंगी वो सब पूर्ण संख्या में शामिल हैं, इसलिए यह बात सत्य है। सत्य, ठीक। और फिर बोला सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखो सभी पूर्ण, तो 0 पूर्ण है, 1 तो ठीक है शामिल है, 2 भी शामिल,
है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, आगे जो भी आएंगे वो सब शामिल होंगी प्राकृतिक में। लेकिन हमारा ये जो 0 है, क्या ये प्राकृतिक संख्या में शामिल है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये बात असत्य है, असत्य है, असत्य। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता है। 0 बाद में आया था, सबसे पहले 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, ऐसे 9 तक आया था। तो 0 बाद में आया था, तो ये संख्याएं पहले आई थी और ये संख्याएं प्रकृति से रिलेटेड थी, इसलिए प्राकृतिक संख्या का नाम दिया गया। 0 बाद में आया तो संख्या पूरी हो गई थी, पूर्ण संख्या हो गई थी। तो ये होता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान जरूर देंगे आप लोग। हमने सीख लिया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम सीखेंगे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं उसको सीखेंगे। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं वे सभी सम संख्याएं हैं, और वे संख्याएं जो 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मैं लिख दूं संख्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे डॉट 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 इनफिनिट, जहाँ तक मन किया करे आपका लिख लिया करिए। चलिए, सम संख्या का क्या डिफिनीशन है? जो इन्हीं संख्याओं में 2 से कट जाएं वे सम संख्याएं हैं, अर्थात जिनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 के पहाड़े में आ जाए सम संख्या है। फिर से सुन लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिनका इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ जाए वह सम संख्या होती है। अब सब कहोगे कि अर्थात के बाद वाला डिफिनीशन क्यों? तभी उसका भी वर्क बहुत अच्छा रोल है उसका भी। तो ध्यान दीजिए, क्या 1 2 से कटता है? नहीं कटता है। विभाज्य होता है? नहीं होता है। 2, जी हाँ बिल्कुल, 2 1 2, तो 2 सम संख्या है। 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 2 से, सम। 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा तो सम। 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा तो सम। ऐसे 10 के बाद 12 भी कट जाएगा, 12 के बाद 14 भी कट जाएगा, 14 के बाद 16 भी कट जाएगा, ऐसे डॉट 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 इनफिनिट। ये हो रहेगा सम संख्या। विषम संख्या, तो जो 2 से ना कटे, ये क्या 1 2 से कटता है? नहीं कटता है, तो विषम संख्या। उसके बाद 3 कटता है? नहीं कटता है। 5 कटता है? नहीं कटता है। तो ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे डॉट 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 इनफिनिट। ये हो गई सम संख्या और विषम। थोड़ा एक बात और केयर कर लीजिए आप लोग, जैसे ऐसे लिख दिया जाए 9 6 4 2। अब बताइए, अब इतनी बड़ी संख्या आ गई, अब इसको हमको पता करना है कि सम है कि विषम है, क्या है, तो आप कैसे करोगे? अब आपने पहला डिफिनीशन क्या पढ़ा कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं सम संख्या है। तो अब इसको 2 से मारोगे, भाग मारोगे, टाइम लगेगा, तो इसका जो अर्थात वाला डिफिनीशन ये इसमें काम करेगा, आपका तुरंत फटाफट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से भाग मारो, यूनिट डिजिट पकड़ो, इकाई का अंक क्या बोले? अर्थात इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आ जाए। तो इकाई का अंक कितना है भैया? 2। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई। तो 2 को पकड़ो। अब बताओ 2, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 2 1 2। अच्छा, अगर और मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 8 1 6
9048। क्या यह सम संख्या है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक इसका 8 है और 8 2 के पहाड़े में आता है, 2 चौक 8, तो सम है। अगर मैं ले लूँ 951925, ठीक, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो आप बताइए क्या यह सम संख्या है कि नहीं, कि विषम है? तो आप कहोगे सर इकाई का अंक पकड़ो, अगर 2 के पहाड़े में आ जाता तो सम, और नहीं आता तो विषम। ये 5 क्या 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो विषम संख्या है। ये इधर क्या है? ये दोनों सम संख्या हैं। इधर ये क्या है? विषम है। सॉरी पेन नहीं चल रही है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 780140। अब बताओ 0 आ गया लास्ट में, क्या यह सम संख्या है? ये आप कमेंट करके बता देना कि क्या यह संख्या सम संख्या है या फिर 0 सम है विषम है। ये आप कमेंट करके बता देना। आप लोग कुछ आप लोग भी तो करेंगे, सब हम ही कर देंगे। तो हमारी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का समूह, दोनों का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात कहने मतलब ये कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या से बनी हुई संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब इस प्रमेय संख्या में ये सभी संख्याएं हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हमने प्राकृतिक संख्या सीख लिया क्या है, पूर्ण संख्या सीख लिया, पूर्णांक सीख लिया, सम विषम सीख लिया। अब हम सीखेंगे भाज्य अभाज्य क्या होता है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य अभाज्य, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों, वह संख्या भाज्य होती है। और जिसमें ओनली 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, वह संख्या अभाज्य। अब ये क्या है सर? जिसमें 2 फैक्टर हों वो अभाज्य, और जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों वो भाज्य। तो आप रटते चले आए हो बचपन से कि 1 से बड़ी, क्या कभी आपने सोचा है क्यों 1 से बड़ी बोलता है? तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो रियल में भाज्य अभाज्य निकलता कैसे, वो चीज़ सीख जाएंगे। ये प्रेम वाला मेथड है, प्यार वाला मेथड, एकदम लॉजिक तरीके से। बस ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ, मैथ से प्रेम हो जाएगा। चलिए, अब ये फैक्टर क्या चीज़ है? फैक्टर ये क्या वाला है? चलो फैक्टर सिखा देते हैं क्या है। जैसे मैं लेता हूँ 8 ले लिया मैंने, ठीक। अब ये 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है बताइए। एक तो 1 से कट जाएगा 8, एक स्वयं से कटेगा। कोई भी संख्या, चाहे जो संख्या हो, वह संख्या 1 और स्वयं से जरूर कटेगी। पूरी मैथ में ध्यान देना कि अगर कोई संख्या है तो वह संख्या स्वयं से और 1 से अवश्य कटेगी। तो 1 से कटेगी, 8 से कटेगी। चलो हो गया। अब बताओ क्या 2 से कटेगा 8? जी हाँ बिल्कुल कटेगा। और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। जी बिल्कुल। और किससे कटेगा? अब किसी से नहीं। तो अब ध्यान दो कितने फैक्टर हो गए, गिनो भैया। 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। तो है क्या लॉजिक? क्या है लॉजिक? ये है, ये बोल रहा है कि जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों
तो 2 से अधिक फैक्टर हैं इसमें, 1 2 3 4 फैक्टर हैं, तो 2 से अधिक फैक्टर आए तो भाज्य, और जिसमें केवल 2 फैक्टर हों वह अभाज्य। आइए थोड़ा इस पर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो जैसे 1 तो 1 से ही कटेगा खुद से, और किससे कटेगा? किसी से नहीं। तो बताओ, अकेला तनहा है, अकेला तनहा है तो क्या यह भाज्य अभाज्य हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाज्य के लिए ये लॉजिक है कि जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हों, लेकिन इसमें एक ही फैक्टर है, तनहा है, अकेला है। अभाज्य संख्या जिसमें ओनली 2 फैक्टर हों, तो 2 फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसलिए वो डिफिनीशन में बोलता है, बुक वाला किताब में क्या बोलता है? बोलता है ना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से कट जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य का डिफिनीशन क्या दे देते हैं? बोलते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये है लॉजिक किसका, क्यों बोलता है एक से बड़ी। अब तो समझ में आ गया होगा क्यों बोलता है एक से बड़ी। इसीलिए बोलता है क्योंकि जिसमें 2 फैक्टर होता है वह भाज्य संख्या होती है, जिसमें 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर हो, वह अभाज्य संख्या है, और जिसमें 2 से अधिक फैक्टर आ जाए वह भाज्य संख्या। तो अब देखो, जैसे 2 का निकालूं मैं, 2 तो सबसे पहले 1 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। और किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। और किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। तो 2 फैक्टर हुए, और अगर जिसमें ओनली 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हुए, 1 2 फैक्टर हुए तो क्या होगा? अभाज्य। ठीक। और 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 फैक्टर हुए तो अभाज्य। 4 1 से कटेगा सबसे पहले, और स्वयं से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, देखो 2 से अधिक फैक्टर हों तो भाज्य संख्या। यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या। और 5, तो 5 सबसे पहले 1 से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, और किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। तो यह संख्या 2 फैक्टर हुई, इसीलिए क्या है? अभाज्य है। 6 सबसे पहले 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा? नहीं। तो अब देखो 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, ठीक, 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो भाज्य। ऐसे आप लोग पूरा कंप्लीट 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या निकालेंगे। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आप कमेंट करके बता देंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि भाज्य अभाज्य क्या होता है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने सीख लिया है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ये भी सीख लिया है। तो अब जो है क्या बच रहा है? अब बच रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये पूरी थियरी आप सीख लीजिए, आपको चैप्टर 1 हलवा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। और तो सीखते हैं भैया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या चीज़ होती है। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में होती हैं, p/q के शक्ल में होती हैं, वे संख्याएं परिमेय होती हैं। और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, q बराबर 0 ना हो, तो वह संख्या आपकी होती है परिमेय। जैसे ध्यान दीजिए, और ये क्या, ये p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या हमने आपको सिखाया, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को
आगे पीछे करके देख लेंगे। ठीक, तो चलो P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये कि HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1, कि ये P और Q का मासा अगर 1 आ जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या है। बटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 रहेगा चलेगा, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। कहने मतलब जैसे कि 0/5 क्या परिमेय है? जी हाँ, बिल्कुल है। P बाई Q को फॉलो करता है, P बाई Q को फॉलो करें। देखो P 0 है और Q 5 है। बोल क्या रहा है? पूर्णांक होना चाहिए दोनों, तो 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, इसलिए यह क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5/0, तो P बाई Q ठीक है पूर्णांक तो है, बट बोला Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और ध्यान दीजिए, जितनी आपकी ये संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सबके सब परिमेय हैं। ये सबके सब परिमेय संख्याएं हैं। आप ध्यान दीजिए, अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डिटेल थोड़ा हम अलग वीडियो बना के करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की वीडियो, तब तक ये जान लीजिए कि जितनी ये संख्याएं होती है, ये सबकी सब संख्याएं क्या हैं? ये सबकी सब जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सब परिमेय होती हैं। ठीक, जैसे मैं लिख दूं कि बताओ √3 और √4 कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है? तो ध्यान यही दीजिएगा कि अच्छे बताओ, जो प्रकृति से संख्या हमको मिली थी, प्राकृतिक संख्याएं, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, 4 मिला था, 5 मिला था, 6 मिला था, 7 मिला था, 8 मिला था, 9 मिला था, यही संख्याएं मिली थी। तो अब बताओ, अब अगर आप खूब क्रीम पाउडर लगा के आओ तो क्या मैं जान पाऊँगा कि आप गोरे हो काले हो? तो वैसे ये भी क्रीम पाउडर लगा के आए हैं। ये अगर मैं इनका छाता हटाऊं तो हमको मिलेगा 1.732, इसका छाता हटाऊं मतलब अंडर रूट ये हटाऊं तो हमको मिलेगा 2। अब बताओ, ये 2 क्या इस प्राकृतिक संख्या में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है, इसीलिए परिमेय संख्या है। लेकिन ये चीज़ क्या इसमें शामिल है? दिख रहा है ऐसी रूप में क्या संख्या इसमें दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसीलिए क्या परिमेय संख्या नहीं है। ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, और ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये √4 इसका छाता हमने हटाया, 2 मिला, 2 हमारी प्राकृतिक संख्याओं में मिल रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। और √3 का छाता हटाया तो 1.732 मिला, और जो कि इसमें प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है, नहीं इस रूप में दिख रहा है। क्या दशमलव में संख्याएं आई थी? नहीं आई थी, संख्याएं इस रूप में आई थी, इसीलिए यह क्या है? अपरिमेय है। तो ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, और तो इसके लिए हम परिमेय और अपरिमेय के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे और खूब मज़ा आएगा उसमें। तो हमने अब सब संख्याएं सीख लिया है। क्या सीख लिया? ये वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? कोई नहीं, P/Q और क्या P/Q और Q बराबर 0, मतलब P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकें, और Q अगर 0 हो जाता तो फिर भी अपरिमेय, मतलब कि P/Q के शक्ल में ना लिखी जाए, P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सकें, और Q बराबर 0 हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सब संख्या हमने सीख लिया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर 1 है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही थी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डॉट 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 इनफाइनाइट है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती है क्योंकि इनफाइनाइट है। और कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी धन पूर्ण संख्या,
तो धन पूर्ण क्या है, 1 है। सबसे बड़ी ऋण पूर्ण संख्या अब बताओ, तो जैसे मैं कहूँ -1 -2, इन दोनों में बड़ा कौन है? जैसे आपके पास मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि एक व्यक्ति के ऊपर -10 रुपये का उधार है, कर्ज है, और एक व्यक्ति के ऊपर -20 रुपये कर्ज है। तो अब बताइए कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? तो अब बताओ, इसके पास 10 रुपये का कर्ज है और इसके पास 20 रुपये का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज किसके ऊपर है, इस वाले पे। तो ये तो ज़्यादा कर्ज है, कर्जदार है, तो ज़्यादा गरीब हुआ, और ज़्यादा जो गरीब होगा वो छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये कि -20 छोटा है -10 से। तो वैसे क्या कि अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ऋण पूर्ण संख्या, क्या सबसे बड़ी ऋण पूर्ण संख्या, तो -1 है, और सबसे छोटी तो इनफाइनाइट है, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। और पूछ ले अगर सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। अब थोड़ा एक चीज़ और, अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या हो, सम हो, ठीक, और अभाज्य हो। वो संख्या आपको बताना, ये भी आप कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि हमने सब डिटेल दिया है। अगर आप भाज्य का ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक सुने होंगे तो आप बता देंगे। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, क्या पता करना है आपको? सबसे छोटी सम अभाज्य, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, 5 मार्क्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, संख्याएं 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। अब ये परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सबसे मिलकर बना है। तो हमने इन सबको सीख लिया। काल्पनिक संख्या क्या होती है, हमने ये भी आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जो माइनस में होती हैं काल्पनिक होती हैं। इसका जिक्र आपका आगे की कक्षा में किया जाएगा जब आप 11th 12th में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 चर्चा करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, और उसके पहले जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा उसको पढ़ेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा है जो एक्सरसाइज में लगेगा, तो एक्सरसाइज से पहले उस कॉन्सेप्ट का डिटेल हम कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।